हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK02 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो राजस्थान अध्ययन है उसका प्रत्येक बुक का अध्यापन यहाँ पर करवा रहे हैं। तो जो कक्षा 6 की बुक थी उसका हमने आपको कंप्लीट 10 चैप्टर करवा दिए हैं। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 7 की हमारा राजस्थान बुक, और जिसका पहला चैप्टर वन एवं वन्यजीव संरक्षण। प्लीज़ दोस्तों, जिन्होंने कक्षा 6 के जो 10 चैप्टर हैं वो नहीं देखे हो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रारंभ करते हैं कक्षा 7 का पहला चैप्टर, वन एवं वन्यजीव संरक्षण। तो यहाँ पर देखने लायक कुछ ऐसा है नहीं है, जो भी मेन है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इसमें एक लड़का है और जिसके पिता का क्या ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, भरतपुर से। तो उसके बारे में बताएगा बस, कहाँ से भरतपुर से और कहाँ उसकी ड्यूटी किस में थी, वन विभाग में, ठीक है। और वो केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य में का कार्यरत थे। घना पक्षी अभ्यारण्य साइबेरियन सारस यानी क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं अपना पाठ। वनों के महत्व। वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। ये बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वन हमारे लिए उपहार नहीं है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं और साथ ही वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन होते हैं। जो भी इसमें विशेषता बताई गई है वह वनों से संबंधित है कि वन हमें शुद्ध हवा देते हैं, वन हमें वर्षा करने में सहायता देते हैं, वनों में वन्य जीव अपना आश्रय बनाते हैं, वन एक प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हैं। आगे देखते हैं वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस, कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। जो राजस्थान के वन हैं उनमें से मुख्य रूप से मिलने वाले जो सामग्री है वो क्या है, इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता जिससे क्या बीड़ी बनाई जाती है, बांस, गोंद, खस से इत्र बनाई जाती है, ठीक है। अब देखेंगे वन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन है। राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका 10वां भाग क्या है, वन है। राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में तथा सबसे कम वन चूरू जिले में है। तो ये राजस्थान अध्ययन की बुक के अनुसार है, ठीक है। तो सबसे अधिक वन कहाँ पर है, उदयपुर में। सबसे कम वन कहाँ है, चूरू में। अब देखते हैं वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन वह वन होते हैं जिन पर क्या पूर्ण रूप से काटने पर प्रतिबंध होता है। देखते हैं, यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशुचारण, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यह कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक हैं। यानी कि आरक्षित वन वह वन है जिनमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, किसी भी प्रकार से हम यहाँ पर लकड़ी या चारा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा वन है सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। यानी कि जो सुरक्षित वन है इनमें से कुछ मात्रा में कुछ पेड़ों की लकड़ी हम काट सकते हैं। जैसे कोई पेड़ सूख गया है तो उसकी लकड़ी काट सकते हैं, या वन विभाग के अधिकारियों से बात कर जो पेड़ हानिकारक है उसको हम कटवा सकते हैं। इस प्रकार से वन कुल क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र में फैले हैं, ठीक है। तो हम 2 प्रकार के वन पढ़ लिए, एक तो आरक्षित वन, दूसरे सुरक्षित वन। अब अगला है अगला वन क्षेत्र है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। इस श्रेणी में वन में पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं है। यानी कि जो अवर्गीकृत वन है इसमें क्या हम पूर्ण रूप से पशु चरा सकते हैं, वन लकड़ी काट सकते हैं, ठीक है, और इससे सरकार से पूछने की अनुमति नहीं होती। अब देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार। पहले हमने सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वन देखे थे, ठीक है। अब देखते हैं भौगोलिक, यानी कि वहाँ के पर्यावरण, जलवायु के अनुसार वन कैसे होते हैं।
अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान को दो भागों में बांटती है। जैसा कि हमने कक्षा 6 की बुक में आपको पढ़ाया था, जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो वैसे दो भागों में बांटते, तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हैं। तो जो प्रभावित करते हैं धरातल को वो कौन कौन से हैं? जलवायु है, वर्षा है और मिट्टी। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जो भौगोलिक दृष्टि से वन में हैं वो भी 3 प्रकार से हैं, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था प्रशासनिक दृष्टि से, अब पढ़ रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से। पहला जो वन है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्ण का अर्थ होता है गर्मी और कटीले यानी कांटेदार, ठीक है। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से 5 जिले याद रखने हैं: बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़िए एवं कटीले वृक्ष होते हैं। मुख्य रूप से जो यहाँ पर पेड़ होते हैं वह रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर और नीम। तो प्रश्न बन सकता है कि उष्णकटिबंधीय वन कंटीले वनों में किस प्रकार के पेड़ होते हैं? तो कैसे? रोहिड़ा है, खेजड़ी है, धोकड़ा है इत्यादि। अब देखते हैं इन वनों की क्या विशेषताएं। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन है यहाँ पर तापमान अधिक तथा वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां मोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वह क्या मोटी पाई जाती हैं। इनमें वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कम होती है, ठीक है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जिससे ज़मीन के काफ़ी नीचे तक पानी प्राप्त कर सकती हैं। यानी कि जो पेड़ हैं इनकी जड़ें क्या गहरी होती हैं जिससे वो क्या पेड़ के लिए पानी प्राप्त करती हैं। खेजड़ी बहु उपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जो खेजड़ी वृक्ष है इसको राजस्थान के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह राज वृक्ष भी है। तो खेजड़ी वृक्ष है, इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहा जाए, राज्य वृक्ष के रूप में दर्जा दिया हुआ है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो यहीं पर प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है और राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष खेजड़ी तथा राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। तो सेवण घास के बारे में आ सकता है कि सेवण घास कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर? जैसलमेर में। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो पहला वन हम पढ़े थे कंटीले वन, दूसरा है शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। जो पतझड़ वन हैं इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ा, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, यानी कि जो जिले दे रखे हैं इनमें कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? पतझड़ वन, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिकतर, ठीक है, दक्षिणी और पश्चिम भाग में। अब देखते हैं इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धौंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम। तो जो मुख्य पेड़ हैं वो कौन कौन से? सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर और धौंक। तो आपको इनमें से 4-5 याद रखने। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन सा वन से संबंधित वृक्ष नहीं है? अगला है प्रश्न नंबर 3 वनों के प्रकार में अर्धशुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन। तीसरे वन है अर्धशुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो सदाबहार का अर्थ है कि सदा यानी बहार यानी हरे, जो 12 मास यानी कि पूरे साल में हरे भरे दिखाई देते हैं उनको सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। तो इनकी विशेषता ये कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में।
और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। तो राजस्थान में कहाँ पर? आबू पर्वत में। इन वनों में मुख्य रूप से आम, बांस और सागवान। तो इन वनों में क्यों आम, बांस और सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। अब हमने वन दो प्रकार से पढ़ लिए हैं, एक तो प्रशासनिक दृष्टि से, ठीक है, और एक भौगोलिक दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और इनको क्यों बनाया जाता है, इनसे हमें क्या लाभ है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र हमारे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य या संरक्षित क्षेत्र हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए। अब हम इसमें मुख्य जो राष्ट्रीय उद्यान उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है। और यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में रहा था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यहाँ पर एक बाघ था जिसने एक बच्चे के शिकार कर लिया था, इसलिए तो ध्यान रखना अपन को। अगला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ यानी कि रावतभाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा। दोस्तों हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और इसमें किस प्रकार के पक्षी जीव रहे जाते हैं, ठीक है। तो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का अर्थ है अभ्य प्लस अरण्य यानी कि भयमुक्त वन। अभ्यारण्य का अर्थ है कि भयमुक्त वन, ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा बने क्षेत्र को संरक्षित कहा जाता है, संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो अभ्यारण्य क्या है कि भयमुक्त क्षेत्र जहाँ पर पशु, पक्षी या जानवर बिना भय के आसानी से विचरण कर सकें। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि बहुत से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य आपको तालिका 1.1 में दिए हुए हैं। तो आपको कुछ वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में यहाँ पर बताया जो मुख्य हैं, वैसे राजस्थान में बहुत हैं, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट। पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जैसलमेर, ठीक है। आपको जो पहला जिला है वो ध्यान रखना है थोड़ा बस। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जैसलमेर, बाड़मेर। इसमें जो पाए जाने वाले जीव हैं गोडावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा। अगला है केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह केलादेवी सवाई माधोपुर और करौली दोनों के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये पक्षियों के जो वन्यजीव हैं इनके बारे में प्रश्न बहुत ही कम बनता है, ठीक है। तो इनको हम नेगलेक्ट करते हैं, केवल हमको ध्यान रखना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। अगला है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर में। अगला है फुलवारी किनार वन्यजीव अभ्यारण्य। फुलवारी किनार वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। अगला है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अलवर में है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है ये मुख्य रूप से जरख के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। यह राजसमंद, अजमेर और पाली में स्थित है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे आप सीधा पता लगा सकते हैं माउंट आबू यानी कि सिरोही में। यह मुख्य रूप से जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह बूंदी जिले में स्थित है और यह भी क्या सांप के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो अपना वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। जमवा रामगढ़ जयपुर, ठीक है, जयपुर में स्थित है। अगला जो अपना वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन क्षेत्रों में फैला हुआ है और यह मुख्य रूप से गढ़ियाल, ठीक है, गढ़ियाल के लिए प्रसिद्ध है।
अब हमने जो मुख्य मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य थे वो पढ़ लिए। एक बार मानचित्र की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस दिशा में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप इसको एक बार अपनी आंखों से जरूर देखें कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस दिशा में स्थित है। आजकल जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो बहुत ही बदलता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे जो कुछ और वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य यानी कि कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है बंद बैराट वन्य जीव अभ्यारण्य, भरतपुर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का जो राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। ठीक है, जिसको गजेला गजेला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, पालतू। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा कब मिला। आगे है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, यह है सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर। सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। ठीक है, वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में। ठीक है, तो ये तीनों हैं, ये कहाँ पर है? धौलपुर में। रामसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो तीनों कहाँ पर है? धौलपुर में। अगला है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में। तो जयसमंद भी उदयपुर में और सज्जनगढ़ भी। अगला नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारा, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू। ठीक है, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं, यानी कि जो 3 स्थान है ये, इन पर बाघों को बचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे इनकी संख्या में वृद्धि हो और हमारी तरफ पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिले। तथा केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। तो वेटलैंड भूमि दलदली भूमि होती है एक प्रकार की, और जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं। ठीक है, अगला वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में संशोधित 1958 यानी कि 88 जो राष्ट्रीय वन नीति थी प्रथम 1952। तो हमने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और इसमें किस प्रकार के पक्षी जीव रहे जाते हैं। ठीक है, तो अभ्यारण्य का अर्थ है अभ्य प्लस अरण्य, यानी कि भयमुक्त वन। अभ्यारण्य का अर्थ है कि भयमुक्त वन, ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा बने क्षेत्र को संरक्षित कहा जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो अभ्यारण्य क्या है कि भयमुक्त क्षेत्र जहाँ पर पशु पक्षी या जानवर बिना भय के आसानी से विचरण कर सकें। राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि बहुत से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको तालिका 1.1 में दिए हुए हैं। तो आपको कुछ वन्यजीव अभ्यारण्यों के बारे में यहाँ पर बताया जो मुख्य हैं, वैसे राजस्थान में बहुत हैं। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जैसलमेर। ठीक है, आपको जो पहला जिला है वो ध्यान रखना है थोड़ा बस। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जैसलमेर बाड़मेर, इसमें जो पाए जाने वाले जीव हैं गोडावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा। अगला है केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह केलादेवी सवाई माधोपुर और करौली दोनों के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो ये पक्षियों के जो वन्यजीव हैं इनके बारे में प्रश्न बहुत ही कम बनता है। ठीक है, तो इनको हम नेगलेक्ट करते हैं, केवल हमको ध्यान रखना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। अगला है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर में। अगला है फुलवारी किनार वन्यजीव अभ्यारण्य। फुलवारी किनार वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। अगला है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, यह वन्यजीव अलवर में है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है ये मुख्य रूप से जरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, यह राजसमंद, अजमेर और पाली में स्थित है। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य,
इससे आप सीधा पता लगा सकते हैं माउंट आबू यानी कि सिरोही में। यह मुख्य रूप से जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह बूंदी जिले में स्थित है और यह भी क्या सांप के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो अपना वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। जमवा रामगढ़ जयपुर, ठीक है, जयपुर में स्थित है। अगला जो अपना वन्यजीव अभ्यारण्य है वह है राष्ट्रीय चंबल गढ़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर इन क्षेत्रों में फैला हुआ है और यह मुख्य रूप से गढ़ियाल, ठीक है, गढ़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। अब हमने जो मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य थे वो पढ़ लिए। एक बार मानचित्र की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस दिशा में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप इसको एक बार अपनी आंखों से जरूर देखें कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस दिशा में स्थित है। आज का जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो बहुत ही बदलता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आगे जो कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण्य यानी कि कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है बंद बैराट वन्यजीव अभ्यारण्य, भरतपुर में स्थित है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का जो राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा, ठीक है, जिसको गजेला गजेला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, पालतू, ठीक है। आप कमेंट में बताएंगे कि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा कब मिला। आगे है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, यह है सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर। सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, ठीक है। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में, ठीक है। तो तीनों हैं, ये कहाँ पर है, धौलपुर में। रामसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो तीनों कहाँ पर है, धौलपुर में। अगला है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, उदयपुर में। तो जयसमंद भी उदयपुर में और सज्जनगढ़ भी। अगला नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारा, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू, ठीक है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं, यानी कि जो 3 स्थान है ये, इन पर बाघों को बचाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे इनकी संख्या में वृद्धि हो और हमारी तरफ पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिले। तथा केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। तो वेटलैंड भूमि दलदली भूमि होती है एक प्रकार की, और जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं, ठीक है। अब वन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए। यानी कि जो कुल भूभाग है उसके 33% भाग पर यदि वन होगा तो वह हमारे सेहत के लिए, हमारे वन्यजीवों के लिए, वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा होगा। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के लगभग 20% भाग पर ही वृक्षाजित करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि जो राजस्थान की जो 2010 की वन नीति थी उसके अनुसार 20% भाग पर वन लगाने की लक्ष्य को रखा गया, ताकि परिस्थिति एवं पर्यावरण संतुलित बने रहते हैं के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। यानी कि यदि हमारे जो क्षेत्र में वन अधिक होंगे तो हमें इनसे विभिन्न प्रकार के रोजगार या हमारे लिए सब्जी, चारा आदि उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र के लगभग 10% पर ही है। लेकिन राजस्थान में कुल जो क्षेत्र है उसके 10% भाग पर ही वन है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। यानी कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, आर्थिक स्थिति के अनुसार वो लोग क्या अपने पेड़ों को कटवा रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यानी कि इसके माध्यम से बताया कि हमें वनों का संरक्षण करना आवश्यक है। यदि हम वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।
वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह, विकास एवं वानिकी के कार्य भी किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी, ठीक है। तो जोधपुर में एक संस्थान है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान काजरी, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी। तो दोनों संस्थान, एक आफरी और एक काजरी, जो वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, ठीक है। इन संस्थाओं का उद्देश्य है कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों को विकास के हेतु अनुसंधान करना, यानी कि शुष्क क्षेत्र में क्या वनों के और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करना। तो इसमें मुख्य पॉइंट दे रखा है कि वनों को बचाने के लिए कौन व्यक्ति बलिदान भी हो सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव के ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा सकता है, ठीक है। तो राजस्थान में जोधपुर जिला है और जिसमें गांव है खेजड़ली, ठीक है। उसमें ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। उन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया, यानी कि जो ठेकेदार के लोग थे वृक्षों को काट रहे थे और वहाँ के जो लोकल लोग थे ग्रामीण, उन्होंने क्या इसका विरोध किया कि भाई यहाँ से वृक्ष ना काटें। उन लोगों में अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दे दिया। तो देखो, कोई व्यक्ति पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे सकता है वर्तमान में, तो बहुत ही कम लोग होंगे। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित है और उनकी इस बहादुरी वनों के प्रति प्रेम को लेकर उनकी याद में यहाँ पर एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है और जो अमृता देवी थी उनकी याद में भाद्रपद कब शुक्ल में और 10वीं को, ठीक है, यहाँ पर एक मेला लगता है, ठीक है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले के नाम से जाना जाता है। तो अपना जो चैप्टर था